मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों और यह वीडियो देखने वालों को नमस्कार। चाइनीज वायरस का प्रकोप कितना लंबा चलेगा, इसका कहर कितना भारी पड़ेगा, ये सब अभी अनुमान लगा रही है दुनिया। अलग अलग समय पर मैंने बताया आपको, आईएमएफ की रिपोर्ट बताया कि 170 देश हैं जो निगेटिव में जाएंगे। G20 के सिर्फ 3 देश हैं, उसमें भी भारत और चीन को छोड़ दें तो ज्यादातर निगेटिव में जाएंगे। ये स्थिति है दुनिया की। लेकिन एक बड़ा मौका भी था, और वो मौका ये है कि जो ग्लोबल सिनेरियो है, विश्व समीकरण जो है, जिसको जियो पॉलिटिकल इक्वेशंस कहते हैं, वो बदलेगा इसके बाद। उसमें बड़ा हिस्सा जो लाभ वाला था वो भारत के पक्ष में आता हुआ दिख रहा था। लेकिन क्या भारत उस अवसर को ठीक से भुना पा रहा है? तो अब बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी रिपोर्ट्स आ रही हैं। और ये जो कहें कि चूंकि चीन से ढेर सारी कंपनियां हैं जो बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं। पहले ही अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान, इन तीनों देशों की कंपनियां जिनका बड़ा हेवी इन्वेस्टमेंट है और बहुत, चूंकि ऑटो और इलेक्ट्रॉनिक्स में इनका बड़ी कंपनियां हैं इन देशों की, वो पहले ही चूंकि अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर जो चल रहा था, कारोबारी युद्ध, उसकी वजह से बाहर निकलना चाह रहे हैं। और अब इस चाइनीज वायरस के प्रकोप के बाद वो और तेजी से निकलना चाह रही हैं। जर्मन कंपनियां निकलना चाह रही हैं। ये स्थिति बन रही है। और बावजूद इसके कि सभी कंपनियों ने चीन में बहुत भारी निवेश कर रखा है, क्योंकि बड़े बड़े प्लांट हैं सबके, और जब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आप लगाते हैं तो उसको हटाना, क्योंकि छोटी जो फैक्ट्रियां होती हैं, छोटे जो प्लांट होते हैं, उसका मुझे अनुभव है, मैं जानता हूं कि उन्हीं को शिफ्ट करना बहुत कठिन है। भारत में कुछ कंपनियों को मैंने देखा है। लेकिन अगर ये कंपनियां निकलेंगी तो उनके लिए बड़ी मुश्किल है, लेकिन निकलना तय है। और अब स्थिति यह है कि चीन से निकलने वाली कंपनियां बहुत तेजी में अपने विकल्प देख रही हैं। देख तो 2019 की शुरुआत से ही रही थी, और उसमें से ढेर सारे जो कहें कि स्थान, देश उनको नजर आ रहे हैं। उसमें वियतनाम, मलेशिया, ताइवान, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस, और भारत भी उनमें से एक है। अभी नोमुरा ने एक रिपोर्ट पेश की है, जो चीन से निकलने वाली कंपनियां हैं वो कहां जा सकती हैं, कहां जा रही हैं। तो वो रिपोर्ट थोड़ी सी डराने वाली है, और भारत के लिए उसमें जो संभावनाएं हैं वो बहुत कम हैं। जो ये रिपोर्ट तैयार की है वो किस आधार पर तैयार की है? वो बाकायदा उसने 3 पैमाने, नोमुरा प्रोडक्शन रीलोकेशन इंडेक्स यानी NPRI, 3 पैमाने। पहला तो यही है कि जैसे चीन में जो कंपनियां काम कर रही थी तो वो आधार क्या था, उनको वहां से कहां का एक्सपोर्ट मार्केट मिल रहा था, निर्यात कहां कर सकती थी। तो चीन की उन स्थितियों के लिहाज से दूसरे देशों में कौन सी स्थितियां हैं, पहला सबसे महत्वपूर्ण पैमाना है, जिससे दुनिया भर में वो कंपनियां जाएं तो निर्यात कर सकें। इसीलिए तो जा रही चीन छोड़ के, क्योंकि सप्लाई चेन को जो सेंट्रलाइज थी उसको ठीक करना है। दूसरा, MNCs का जो कहें कि क्वालिटी सर्वे है, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों का गुणवत्ता सर्वेक्षण है, उस पैमाने के लिहाज से देश या स्थान या शहर वो कैसे दिखेंगे। तीसरा, विदेशी निवेश, FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसको आकर्षित करने की क्षमता उस देश, स्थान, शहर में कितनी है। भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो बहुत हाई है, FDI बहुत अच्छी जा रही है। लेकिन जब इन पैमानों पर नोमुरा ने उनको देखा तो उसमें सबसे पहली पसंद वियतनाम। कमाल देखिए कि वियतनाम भी एक कम्युनिस्ट कंट्री है, और जो वियतनाम के बाद जो देश हैं वो मलेशिया है, सिंगापुर है, और तब भारत का स्थान आता है। यानी इस NPRI इंडेक्स में अगर रिलोकेट होती हैं कंपनियां तो 3.5 है वियतनाम, 1.7 मलेशिया, 1.7 सिंगापुर, 1.6 है इंडिया, उसके बाद थाईलैंड 1.2, 0.4 फिलीपींस, और इंडोनेशिया 0.3। अब ये रिपोर्ट देख के मुझे लगता है कि भारत सरकार को थोड़ा युद्ध स्तर पर काम करना चाहिए, क्योंकि अभी तक ये भारत सरकार भी माने बैठी है, हम भी मानते हैं, दुनिया की भी रिपोर्ट्स आ रही हैं
एक और रिपोर्ट की मैं चर्चा करूंगा कि जिसमें कहा जा रहा है चीन से जो कंपनियां निकलेंगी उनके लिए सबसे स्वाभाविक जो है जगह होगी वो भारत होगी। लेकिन अभी रिपोर्ट तो ठीक उलट बता रही है और उसने 56 ऐसी कंपनियों पर रिपोर्ट बनाई है। स्पेसिफिक अब आ जाइए, 56 में से 26 कंपनियां वियतनाम जा रही हैं, 11 कंपनियां ताइवान जा रही हैं और 8 कंपनियां थाईलैंड चली जा रही हैं। सिर्फ 3 कंपनियां, 56 में से वो भारत आ रही हैं। अब ये बड़ा खतरनाक है और इसके दूसरे इक्वेशंस पर मैं बात करूं, लेकिन एक तो जरूरी बात समझिए कि वियतनाम भी चीन जैसा ही कम्युनिस्ट नेशन है। कहने को उसकी ऑफिशियल पॉलिसी सोशलिस्ट है, लेकिन वो धीरे धीरे बहुत एग्रेसिवली कैपिटलिस्ट हो रहा है, पूंजीवादी होता चला जा रहा है। तो अब सोचिए, राजशाही वाला थाईलैंड, इस्लामिक देश या फिर कम्युनिस्ट शासन वाला वियतनाम, अगर ये देश चीन से निकलने वाली कंपनियों की पसंद बन रहे हैं तो भारत सरकार को अपनी नीति के लिहाज से और नीतियां लागू करने के लिहाज से देखना चाहिए कि कहां गड़बड़ हो रही है। जो वियतनाम में शासन है वहां भी जैसे सीसीपी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, वैसे ही वियतनाम में सीपीवी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम ये है। अब इसके बाद कई बार ये होता है ना कि कैसे जो है कोई कंपनी कहीं जाती होगी तो किस तरह की चीजें उसे देखने को मिलती होगी। और मैंने आपको बताया था कि बीच में एक चीन भी ये अपनी प्रोपेगेंडा मशीनरी में घुसा रहा है कि देखिए हमारा जो वन पार्टी रूल है ये बहुत शानदार है। अब अगर ये कंपनियां रिलोकेट होकर वियतनाम जाती हैं तो ये उस धारणा को पुष्ट करेंगे। इसलिए लोकतंत्र की रक्षा के लिए भी भारत को ज्यादा से ज्यादा कंपनियां भारत में लाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। दक्षिण कोरिया, जापान, अमेरिका, पहले ही मैंने बताया कि वो कंपनियां तो दूसरे देशों पर भारत को प्राथमिकता दे रही हैं, लेकिन भारत सरकार को इसके लिए आक्रामक नीति लागू करने की जरूरत है। क्या हुआ, और मैं शुरू से बहुत पहले से कह रहा हूं, अगर आप लोग जो मेरे सामाजिक परिवार के नियमित सदस्य हैं वो जानते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं कि 50 से 100 कंपनियों की लिस्ट बनाइए, केस टू केस बेसिस पे उनको बात कीजिए और बात करके भारत में ले आइए। राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बात कीजिए, बिना कुछ सोचे फेडरल स्ट्रक्चर की, संघीय ढांचे की भावना का पूरा पालन कीजिए और राज्यों में एक मुकाबला करवा दीजिए कि चीन से आने वाली कंपनियां किस राज्य में जाने वाली। वो सारा का सारा काम तुरंत करिए। टेलीडाइन, एम्फिनॉल, जॉनसन एंड जॉनसन, ये जैसी कंपनियां अपना कारोबार चीन से समेटना चाह रही हैं और बहुत समेट भी रही हैं। अमेरिका चीन के बीच जब कारोबारी युद्ध चल रहा था तो उसकी चपेट में आने से बचने के लिए पहले ही जापानी कंपनियां रिको, सोनी, एक्सिस, ये सब बाहर ले जाने की योजना बना चुकी हैं। और चाइनीज वायरस के संक्रमण के बाद तो खुद जापानी जो संसद है, जापान की सरकार, उसने $2.2 बिलियन इतने का तो प्रपोजल दे दिया है कंपनियों को, बाहर आओ हम मदद करेंगे। अब जब ये हो गया है तो वो कंपनियां क्यों ना आए। लेकिन सवाल यह कि इस सब के बीच भारत सरकार कहां है, हमारा भारत कहां है, और क्या हमारी सरकार उन कंपनियों को भारत ले आने में सफल नहीं हो रही। ऐतिहासिक अवसर है, चला गया तो फिर बहुत मुश्किल होने वाली है। और ये नोमुरा की रिपोर्ट जो दिखा रही है कि इसमें तो भारत की हानि हो रही, लाभ तो नहीं हो रहा है। रिको प्रिंटर उत्पादन इकाई जो थी शेंझेन से थाईलैंड बीते जुलाई शिफ्ट कर दिया। नाइके वियतनाम और थाईलैंड के साथ भारत आने की भी संभावना तलाश रही है। देखिए क्या होता है। नाइके वो देखते होंगे जूते और दूसरी चीजें, स्पोर्ट्स वेयर। तिमाही नतीजों का ऐलान करते पैनासोनिक के सीएफओ हिरकाजू उमेडा वो कहते हैं कि उनकी कंपनी चीन से बाहर जाने की संभावना तलाश रही है। क्यों भारत नहीं आ रही ये कंपनी, कौन बात कर रहा है, कौन इसके लिए लगाया गया है। भारी खर्च के बावजूद जापानी कार कंपनी माजदा, उसने चीन के जियांगसू से अपना उत्पादन कहां लेके गई, वो भारत नहीं लेके आई है, मैक्सिको के गुआनजुआटो चली गई और इसी महामारी के बीच में शिफ्ट कर दिया। बहुत मुश्किल थी, भारी निवेश था, फिर भी उसने शिफ्ट कर लिया। और यह सब इसके बावजूद हो रहा है कि भारत सरकार ने मेक इन इंडिया के तहत विदेशी कंपनियों को भारत लाने के लिए कॉर्पोरेट टैक्स में भयानक कटौती के 35% के आसपास था, घट के आ गया है 25% के आसपास, 25.17, कई में तो 22 और 15 तक भी आ गया, 17% तक। इससे कॉम्पिटिटिव टैक्स रिजीम नहीं होगा कहीं। लेकिन उसके बाद सोचिए क्यों नहीं आ रही कंपनियां।
इसको सरकार को सोचना चाहिए और केस टू केस बेसिस ये काम करना चाहिए। भारत के पास एक जो बहुत बड़ा एडवांटेज है, बहुत बड़ा लाभ है, वो किसी के पास नहीं है। ये वियतनाम, ताइवान, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, किसी के पास नहीं है। भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है चीन के बाद। यानी आप भारत में कंपनी लगाइए, निर्यात का झंझट ही छोड़ दीजिए, जो नोमुरा का पहला वाला पैमाना है। भारत में ही सब खप जाएगा। टीवी बनाओ, फ्रिज बनाओ, एसी बनाओ, कुछ भी बनाओ, कार बनाओ, गाड़ी बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन उसके लिए पॉलिसी चाहिए। कंपनी तो आए यहां। जैसे फोन के मामले में इस रिजीम में मोदी 1 और मोदी 2 तो खैर अभी शुरू ही हुआ था, इसमें बहुत सफलता मिली। ढेर सारे फोन भारत में बनने लगे, हालांकि ज्यादातर चाइनीज कंपनी, चीन भी निवेश कर रहा है। लेकिन अब ये जो वाला मौका है, ये बड़ा क्रूशियल मौका है। हालांकि ऐसा नहीं है, इन सब वजहों से जो मैं आपको बता रहा हूं भारत के पास एडवांटेज है। यूबीएस की मार्केट रिपोर्ट, जो ताजा यूबीएस मार्केट रिपोर्ट है, वो कह रही है कि चीन से बाहर आने वाली कंपनियों के लिए सर्वाधिक अगर कोई उपयुक्त स्थान है, देश है, तो वो भारत है। और यूबीएस ने जो ये बात की है, 500 सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफ कंपनी, 500 सीनियर एग्जीक्यूटिव जो बड़ी कंपनियों के, उनसे बात करके की। लेकिन इन सब के बावजूद वियतनाम, मलेशिया, ताइवान, थाईलैंड, सिंगापुर भारत से बाजी मार ले जा रहे हैं। तो फिर किसको दोष दिया जाएगा? ये सरकारी जो अमला है, सरकारी नीतियों को लागू करने में जो शिथिलता है, उसी पर तो सारा दोष जाएगा ना। ये बात बहुत ठीक से समझने की है। और मैंने बहुत पहले कहा था, बहुत पहले, कि ये वक्त है कि सरकार तय करे और कंपनियों के लिए योजना बनाए और देश के अलग अलग हिस्से में, सिर्फ वुहान से नहीं, हर शहर से, चीन के हर शहर से जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, उसको भारत लेकर आ जाए। ऐतिहासिक अवसर है जो नरेंद्र मोदी की सरकार को मिला है। यह अवसर किसी को नहीं मिला। आप ट्रेड डेफिसिट के जो चक्कर में पड़े, वो सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि एक बार अगर ये फिर से रूटीन लाइफ शुरू हो गई और उसमें आपने लाभ नहीं लिया, उसमें आप कंपनियों को भारत नहीं ले आ पाए, मेक इन इंडिया नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा। और जो $65 बिलियन का जो ट्रेड डेफिसिट है भारत और चीन के बीच में, वो और बढ़ जाएगा। इसलिए ये ऐतिहासिक अवसर है। वरना आप कहते रहिए हम विश्व गुरु थे, हम विश्व गुरु थे, कोई सुनने वाला नहीं है। और अगर आपने इस अवसर का लाभ उठा लिया तो दुनिया देखेगी कि हम विश्व गुरु क्यों थे। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि ये जो कंपनियां निकल रही हैं, ये भारत आ जाए। मैं पिछले कई दिनों से बार बार वकालत कर रहा हूं, बोल रहा हूं, और मैंने बार बार कहा था कि बिल्कुल उसमें 21 दिनों तक कोई दिक्कत नहीं, आगे भी लॉकडाउन बढ़ाना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं 3 मई के बाद भी बढ़ेगा, देश भी तैयार है। लेकिन जो कंपनियां निकल रही, वो इसलिए थोड़ी ना आएंगे कि यहां सब बंद रहेगा। वो जरूरी यह है कि उन कंपनियों को दिखे कि भारत में जो कंपनियां हैं, इस माहौल के बीच में कैसे वो काम कर ले रही हैं, कैसे यहां काम शुरू हो गया है। यही तो देख के जा रही ना कंपनियां। और आप सोचिए कि चीन से वो बाहर क्यों ले जाना चाह रही है सारा। क्योंकि जब ये महामारी आई तो चीन में संकट हो गया, चीन नहीं संभाल पाया, भले लाखों चमत्कारी की अपनी छवि बनाए। अब अगर भारत में गतिविधि शुरू ही नहीं हो पा रही उसके प्रकोप से, कहर से, तो फिर कौन सी कंपनी यहां आना चाहेगी? निश्चित तौर पर भारत के पक्ष में बहुत सी बातें हैं, बहुत सी बातें हैं। और इसलिए सरकार को चाहिए कि तुरंत प्रभाव से केस टू केस बेसिस पर, और 50-100 कंपनियां क्यों, 500 कंपनियां देखिए, तय कीजिए। बड़ी कंपनियों को तय कीजिए, छोटी कंपनियां उसके साथ अपने आप आ जाएंगी, वेंडर्स अपने आप आ जाएंगे, एंसिलरी अपने आप आ जाएंगे। और आप अपने देश की कंपनियों को तो काम शुरू करने दीजिए। पूरा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लगाइए, एसओपीज के साथ इंडस्ट्रीज को खोलिए, क्लस्टर में खोलिए। दिल्ली, बंबई शहर बंद रखिए, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को धीरे धीरे चलाना पड़ेगा। नहीं आप चलाएंगे तो कुछ संभव नहीं। शहरों को बंद रखिए, जो नॉर्मल एक्टिविटीज है उसको बंद रखिए, ऑफिस बंद रखिए, बड़े बाजार बंद रखिए, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बंद रखिए। लेकिन थोक में सामान आया, वो धीरे धीरे करके शहर के हर एक हिस्से में चला गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी चलती रहेगी। और दुनिया जब ये देखेगी तो वो आके यहां काम शुरू करेंगे।
तब हम नोमुरा की इस रिपोर्ट को उलट देंगे। लेकिन इस काम के लिए सरकार की तैयारी है क्या? और जो लोग कह रहे हैं कि लेबर रिफॉर्म, किसान से जमीन फलाना, ये सब आगे की बात है। इसमें बहुत कोई मुश्किल नहीं है। किसान को भी इतना अच्छा मुआवजा मिलता है, वो तुरंत दे देता है। कौन, कितने लोग खेती करना चाहते हैं? असली संकट ये है कि क्या हम दुनिया को ये दिखा देंगे कि अब ये हो गया, 30 दिन बीत गए, 3 मई तक का लॉकडाउन हमने किया है, 3 मई के पहले हम ये योजना लेके तैयार हैं। आप कंपनियों से कहिए कि आप आइए, लगाइए, शुरू में ही इन मानकों पर खरे उतरिए और हम आपको वहीं आपको सारी सुविधा देंगे। जो लेबर परेशान है, जो लोग परेशान हैं, जो राज्यों को ले आने के लिए बहादुरी करनी पड़ रही है, उस सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यह ऐतिहासिक अवसर है मोदी जी, आपके लिए ये वो अवसर मिला है जो भारत को विश्वगुरु बना सकता है। और जब मैं विश्वगुरु कह रहा हूं तो विश्वगुरु के संदर्भ में उसको आधुनिक संदर्भों में ले लीजिए। ताकत होगी आपके पास ना, जब दुनिया की कंपनियां आके मेक इन इंडिया करेंगी, मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा, तो अपने आप बहुत सी चीजें ठीक हो जाएंगी। तो इस बात को समझिए। और नोमुरा की ये रिपोर्ट आप मान लीजिए कि जिसको कहते हैं ना कि चिकोटी काट देने जैसा, चुभो दे रही है, पोकिंग जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, उसके लिहाज से देखिए। और आप तैयारी कीजिए कि अब कोई भी बड़ी कंपनी वो दूसरे देश में ना जाने पाए। और यही तो था ना जिसकी वजह से आरसीईपी से आप बाहर आए थे, क्योंकि आपको डर था कि वियतनाम, थाईलैंड, ताइवान, मलेशिया, इंडोनेशिया, इन सब में रहेगा तो चीन का प्रभुत्व रहेगा। अब अगर चीन से निकल के वो सारी कंपनियां वहीं चली जाएंगी तो आपका आरसीईपी से बाहर आने का भी मकसद नहीं रहेगा। और अगर आपने मेक इन इंडिया में इतनी कंपनियों को बुला लिया तो फिर आप रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में जा सकते हैं। इसको समझिए और तुरंत हरकत में आइए, तुरंत फैसले लीजिए, तुरंत काम कीजिए। ऐतिहासिक अवसर है मोदी जी, चूक जाने पर फिर यह अवसर आएगा नहीं, बड़ा अवसर है। और जो पॉजिटिविटी की बात है वो इसी पर निर्भर करने वाली है फिलहाल। और उसके लिए देश में कंपनियां काम करती हुई दिखें, सारे सुरक्षा मानकों के साथ, ये दुनिया को हमें दिखाना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी लोगों का। ठीक लगे तो ये बात आगे बढ़ा दीजिए, सरकार तक पहुंचे, हल्ला हो इसका। और आप अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप कर सकते हैं। सिर्फ सब्सक्राइब करने भर से मेरे सामाजिक परिवार का आप हिस्सा बन जाएंगे। नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा देंगे तो नया कुछ भी होगा तो आपको पता चल जाएगा। और आप में से जो लोग आर्थिक सहायता करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो नंबर्स हैं व्हाट्सएप पर, उस पर आप करेंगे तो आपको मैं बता दूंगा। जो तरीके हैं उनसे कर सकते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन इस चैनल को ज्वाइन करने के लिए फिलहाल मैं पक्षधर नहीं हूं। बहुत से लोग आप लोग कह रहे हैं कि आप कर दीजिए, हम नियमित आपको मासिक एक सब्सक्रिप्शन फी देना चाहते हैं। तो बहुत से लोग अभी भी दे रहे हैं। मैं कहूंगा कि आप उस तरह से देना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। लेकिन चैनल को फिलहाल मैं सब्सक्रिप्शन बेस्ड बनाना नहीं चाह रहा हूं। स्वेच्छा जो करना चाहता है उसका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।